हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं विकास चौधरी संभव एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एक चर्चा का नया विषय, नया मुद्दा, चर्चित मुद्दा। इससे पहले भी अपने करंट के जो कुछ मुद्दे थे उन पहलुओं पर हमने चर्चा की थी। हमारी जो चर्चा रही थी बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, उसके अलावा एलएसी पर भारत चीन का जो विवाद और उसके बदले में भारत ने ड्रोन तैनात किए थे। और इसी प्रकार में एक नया मुद्दा, चुनावी दौर चल रहा है, चुनावों का प्रोग्राम चल रहा है। हमारे कुछ भारतीय स्टेट में चुनाव है, यूपी के अंदर है, पंजाब के अंदर है। और चुनाव के अंदर बार बार एक शब्द का प्रयोग होता है दोस्तों, आदर्श आचार संहिता। आचार संहिता शब्द का प्रयोग बार बार होता है। कोई किसी पर आरोप लगाता है कि जी आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया, कोई किसी को कहता है आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया। तो वास्तव में आचार संहिता क्या थी? क्या ये संविधान से पहले भी भारत में थी या संविधान निर्माण से पहले नहीं थी? तो इसी पर कुछ अपने चर्चा करेंगे। और यदि वर्तमान भारत की जो आचार संहिता है उसकी और प्राचीन भारत में यदि कोई आचार संहिता से संबंधित बातें थी तो उनकी तुलना भी अपने करेंगे। और फिर आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या और अच्छे प्रावधान लाए जा सकते हैं आचार संहिता के अंदर। अब देखिए, सर्वप्रथम तो आपकी जानकारी के लिए दोस्तों मैं बता देता हूं आपको कि जो आचार संहिता है, निर्वाचन आयोग, जो निर्वाचन से संबंधित नियम है, निर्वाचन से संबंधित कानून है, कायदे हैं, धाराएं हैं, प्रावधान हैं, इनका जिक्र हमारा जो भारत का संविधान है, संविधान भारत के संविधान में आर्टिकल 324 से लेकर 329 के अंदर चुनाव से संबंधित, निर्वाचन आयोग से संबंधित, निर्वाचन से संबंधित बातें बताई गई है आर्टिकल 324 से 329 में। और ये आर्टिकल 324, 329 संविधान के भाग 15 में मिलेगा। कौन से भाग में मिलता है? हमें 15 में। तो आज हमारे लिए जो चर्चा का विषय और सोचने पर भी मजबूर कर देगा दोस्तों, देखना ये जो मैं सब्जेक्ट विषय जो लेके आया हूं ये सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या तब था और क्या आज है? क्या तब था उस समय प्राचीन भारत में और क्या आज है? कई जगह ऐसे साक्ष्य मिले हैं। देखिए दोस्तों, आज का चर्चित जो विषय है वो हमारा क्या है? 1250 साल पहले लिखी गई आचार संहिता की इबारत, लोकतंत्र की इबारत एक पुराने मंदिर पर। अब ये पुराना मंदिर क्या है, लोकतंत्र की इबारत क्या है? तो आइए आज मैं आपको ले चलता हूं तमिलनाडु में। कहां ले चलता हूं? तमिलनाडु में। देखिए दोस्तों, तमिलनाडु भारत का राज्य है जिसे अपने तमिलनाडु भी कहते हैं। तमिलनाडु, तमिलनाडु ये भारत का स्टेट है, भारत का राज्य। तमिलनाडु में एक स्थान पड़ता है कांचीपुरम। यहां एक जगह है कांचीपुरम, और कांचीपुरम में ही एक कस्बा है, कांचीपुरम के पास 30 किलोमीटर दूर, उथिरा मेरूर। कस्बा कौन सा है दोस्तों? उथिरा मेरूर। रॉबिन उथप्पा नहीं है, उथिरा मेरूर कस्बा है। अब यहां ऐसा क्या मिल गया जो इस चुनावी माहौल में हमें सोचने को मजबूर कर रहा है? क्या मिला था? देखिए, उथिरा मेरूर जो कस्बा है तमिलनाडु के कांचीपुरम से 30 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर दूर है? 30 किलोमीटर दूर एक उथिरा मेरूर भारतीय राज्य तमिलनाडु में एक कस्बा है। यहां आज से 1100 साल पहले एक मंदिर था। 1100 साल पहले का बना हुआ एक मंदिर है, बेकुंठा पेरुमल का मंदिर। तो दोस्तों, मंदिर कौन सा है? देखिए, जिस पर हमें लोकतंत्र के अच्छे सुवाक्य मिले हैं, लोकतंत्र से संबंधित मंदिर है बेकुंठा पेरुमल का। बेकुंठा पेरुमल
और बैकुंठा पेरुमल का मतलब क्या है? कौन से भगवान, यानी भगवान विष्णु का मंदिर है जी। किसका मंदिर है? भगवान श्री हरि विष्णु, बोलो नारायण नारायण नारायण। विष्णु जी का मंदिर है बैकुंठा पेरुमल मंदिर, यानी भगवान विष्णु का मंदिर है। और विष्णु जी को तमिलनाडु में बैकुंठाधीश भी कहते हैं। बैकुंठा पेरुमल का मंदिर है। इस मंदिर के अंदर एक चबूतरा बना हुआ है और उस चबूतरे पर कुछ लिखा हुआ जो मिला है, वो क्या मिला है दोस्तों? निर्वाचन से संबंधित, चुनाव से संबंधित, चुनाव प्रणाली के प्रावधान कुछ लिखे हुए मिलेंगे। अब जो चुनाव प्रावधान मिले हैं तो आप कहोगे सर उस समय तो राज शासन था, राजाओं का शासन था, राजा किया करते थे। बिल्कुल किया करते थे दोस्तों, लेकिन कुछ कस्बे ऐसे थे वहां राजा क्या है, उन कस्बों में वार्ड पंचों का निर्वाचन किया करता था। प्रत्येक वार्ड था और वार्ड के प्रतिनिधियों का निर्वाचन होता था, चुनाव होता था। अब उन वार्ड पंचों के चुनाव से संबंधित क्या प्रावधान थे वही लेके आया हूं। और वर्तमान भारत में क्या प्रावधान है, देखिए दोस्तों। बैकुंठा पेरुमल मंदिर है, इसके चबूतरे की जो दीवार है, दीवारों पर लिखा गया है कि 920 ईस्वी के आसपास चोल वंश का यहां शासन था। कौन से वंश का शासन था? चोल वंश है, उसका यहां शासन था। और चोल वंश के राजा, ये जो उथिरामेरूर कस्बा है, यहां उथिरामेरूर को 30 वार्डों में बांटा गया था। कितने वार्ड बनाए गए थे उस समय? 30 वार्ड। कब की बात कर रहा हूं? 920 ईस्वी। अब क्या चल रहा है? 2022। क्या चल रहा है? 2022, यानी 1200 से 1100 साल पुरानी बात मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो उथिरामेरूर को 30 वार्डों में, इसमें वार्ड कितने थे? 30 वार्ड थे। और वार्ड के जो प्रतिनिधि, फॉर एग्जाम्पल मान लो आप वार्ड पंच, प्रतिनिधियों का क्या होता था? चुनाव होता था दोस्तों। क्या होता था? चुनाव। जिस प्रकार आज भी वर्तमान भारत में वार्ड पंच चुनाव होते हैं, उसी प्रकार वार्ड पंचों के चुनाव हुआ करते थे। तो उसी से संबंधित बात है। अब उथिरामेरूर जो कस्बा है, 30 वार्डों के प्रतिनिधियों के चुनाव होते थे। तो यहां योग्यता क्या थी चुनाव लड़ने की, उसी योग्यता की चर्चा करेंगे। यानी योग्यता क्या थी? योग्यता के बारे में बात करें तो न्यूनतम आयु, कोई भी आदमी कम से कम आयु, न्यूनतम आयु क्या थी? 35 वर्ष, यानी 35 साल का होने के बाद में ही चुनाव लड़ सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और अधिकतम 70 वर्ष, यानी 70 साल के बाद में यदि उसकी आयु 70 साल हो गई या 70 साल से ऊपर हो गई तो वो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है, वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। न्यूनतम कितनी बताई? 35 साल, अधिकतम निर्धारित कर दी 70 साल। बहुत अच्छी बात। लेकिन आज वर्तमान भारत में देखो, न्यूनतम आयु तो निर्धारित है अपने, अधिकतम आयु निर्धारित नहीं है। अधिकतम आयु निर्धारित नहीं है भी, 70 साल होने के बाद में चुनाव नहीं लड़ सकता या 80 साल का होने के बाद चुनाव नहीं लड़ सकता, ये बात निर्धारित भारत में नहीं है। ये बात भी लागू होनी चाहिए। तो न्यूनतम 35 और अधिकतम 70 वर्ष। दूसरा सबसे अच्छा प्रावधान क्या था? चुनाव वही आदमी लड़ेगा जो ईमानदार है। आजकल भी ये बातें बताई जाती है भी ईमानदार होना चाहिए, पर इस पर बहुत अच्छी प्रकार से ध्यान नहीं दिया जाता। हिस्ट्री शीटरों को चुनाव लड़वा दिया जाता है, जिन पर बहुत सारे मुकदमे हैं, वो भी व्यक्ति यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, कई तो ऐसे थे जो पहले डाकू थे, बाद में चुनाव लड़ रहे थे। ठीक है, तो अब देखो, तो न्यूनतम 35 और अधिकतम 70 साल। अन्य योग्यता क्या थी? ईमानदार होना चाहिए। वर्तमान में भी अपने यही अपेक्षा करता है चुनाव आयोग कि व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए। दूसरा क्या? कि वह करदाता होना चाहिए, यानी देश को कर देने वाला, और उसके पास आधा एकड़ भूमि टैक्स पेड होनी चाहिए, यानी आधा एकड़ भूमि ऐसी होनी चाहिए जिस पर वह राज्य को टैक्स देता हो। ये बातें उस समय की है, 1920 ईस्वी के आसपास जो बातें मिली है लिखी हुई, उसमें क्या था कि ईमानदार होना चाहिए, करदाता होना चाहिए, और आधा एकड़, यानी 1 एकड़ में 2.5 बीघा हुआ है, 1 एकड़ में 2.5 बीघा होते हैं। ठीक है, अपने राजस्थान की बात करें तो आधा एकड़ भूमि उसके पास करदाता, यानी कर देने वाली हो, कर के रूप में टैक्स पेड भूमि उसके पास क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए।
बहुत अच्छी बात दोनों ही। लेकिन आजकल तो ये करते हैं भी नेता टैक्स दाता होने चाहिए, लेकिन टैक्स चोरी सबसे ज्यादा नेता से तय करते हैं दोस्तों। अब देखिए दूसरी बात क्या थी यहाँ, सबसे अच्छी बात कि यदि एक व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो चुनाव लड़ने के जो उसके 2 कार्यकाल है, दोनों कार्यकालों के मध्य 3 साल का गैप होना चाहिए। कितने साल का अंतर होना चाहिए? 3 वर्ष का। यानी मान लो उसने पहला चुनाव लड़ा 2022 में, 5 साल तक रहा, 2027 तक व्यक्ति पद पर रहा 5 साल। अब दूसरा चुनाव लड़ेगा वो 2027 के 3 साल बाद, यानी 2030 में जो चुनाव होगा, यानी 2 कार्यकालों के मध्य 3 साल का क्या होना चाहिए? अंतर। तो बहुत अच्छी बात, 3 वर्ष का अंतर कितने कार्यकालों के मध्य? 2 कार्यकालों के मध्य। लेकिन वर्तमान भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक बार चुनाव लड़ लिया तो फिर दूसरी बार फिर वही व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो जाता है। कार्यकाल के मध्य कोई अंतर का जिक्र नहीं किया गया, तो ये व्यवस्था भी लागू होनी चाहिए, अच्छी व्यवस्था है। तो 2 कार्यकालों के मध्य 3 साल का अंतर, बहुत अच्छी बात। तीसरी और सबसे अच्छी बात क्या थी कि यदि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा जाता है, इन वार्ड पंचों में से 30 वार्ड पंचों में से किसी ने रिश्वत ले ली या किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लग गया और वो आरोप सिद्ध हो जाता था, भ्रष्टाचार का आरोप, तो उस आदमी के साथ साथ उसके जो रिश्तेदार थे वो भी आजीवन चुनाव नहीं लड़ सकते, आजीवन चुनाव नहीं लड़ सकते दोस्तों। बहुत अच्छी बात है। यानी भ्रष्टाचार का आरोप लगने पर रिश्तेदारों सहित स्वयं पर ताउम्र यानी उम्र भर चुनाव लड़ने पर क्या थी दोस्तों? पाबंदी थी। बहुत अच्छी बात। और आजकल कोई नेता सेता पकड़ा जाता है, भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगते हैं, मानते नहीं, जांचें होती है और ये ठंडे बस्ते में प्रोग्राम चला जाता है, फिर वो दोबारा फिर चुनाव लड़ लेता है। लेकिन उस समय क्या प्रावधान था? यदि भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी का आरोप लग गया तो ताउम्र वह चुनाव नहीं लड़ सकता, प्लस में उसके रिश्तेदार भी नहीं लड़ सकते। तो ये भी प्रावधान हमारी वर्तमान चुनाव आचार संहिता में होना चाहिए, ये प्रावधान भी लागू होना चाहिए। लेकिन हमारे तो यहाँ वंशवाद चल रहा है। क्या चल रहा है? वंशवाद चल रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा और सराहनीय कदम था। यानी रिश्वतखोरी समाज के लिए अभिशाप है और इस पर किसी ने सच ही कहा है दोस्तों कि आजकल छोटे मोटे सरकारी नौकर भी लेने लगे हैं घूस, आजकल छोटे मोटे सरकारी नौकर भी लेने लगे हैं घूस। आम आदमी की जेब कटी और गरीब का निकला जूस, आम आदमी की जेब कटी और गरीब का निकला जूस। आजकल तो नेताओं के घर में 100 करोड़, 1000 करोड़, 200 करोड़ के छापे पड़ते हैं, फिर भी वो नेक्स्ट टाइम चुनाव लड़ने के लिए योग्य हो जाते हैं। बहुत अजीब बात है, बड़ी दुर्दशा हो रही है इंडिया की। अब देखिए नेक्स्ट जो बात करें, यदि किसी पर दुष्कर्म का आरोप लग जाता, इन वार्ड प्रतिनिधियों में से किसी पर दुष्कर्म का आरोप साबित हो जाता तो उस व्यक्ति की आने वाली 7 पीढ़ियां, कितनी पीढ़ियां दोस्तों? 7 पुश्तें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दी जाती थी। और आजकल तो नेता सेताओं पर दुष्कर्म के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, कोई प्रावधान नहीं है। तो देखो आज की चुनाव आचार संहिता में और उस समय की आचार संहिता में कितना अंतर था। तो मैं आपसे ज्यादा से ज्यादा कमेंट चाहता हूं कि ये आचार संहिता जो 920 ईस्वी के आसपास हमें मिली है बैकुंठा पेरुमल के मंदिर से, अगर इसको वर्तमान आचार संहिता में जोड़ दिया जाए तो कितना अच्छा होगा दोस्तों। भारत को सोने की चिड़िया बनने में समय नहीं लगेगा। और आजकल क्या है, उस समय अधिकतम आयु कितनी थी? 70 वर्ष। आजकल अधिकतम आयु का कोई उल्लेख नहीं है, न्यूनतम आयु का उल्लेख है। दूसरा, चुनाव जो कार्यकाल है 2 वर्ष के कार्यकाल में कोई अंतर का उल्लेख नहीं मिलता, लगातार चुनाव लड़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा किसी पर आरोप साबित हो जाए भ्रष्टाचार का तो वो चुनाव लड़ता ही लड़ता है, वो तो जरूरी लड़ेगा,
लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा दोस्तों? जरूर लड़ेगा। और जिस पर दुष्कर्म का आजकल तो नेता होते हुए भी दुष्कर्म के आरोप लगते हैं, बाद में उन्हें हटा दिए जाते हैं। तो ये जो नया चर्चित विषय था वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। और नई जानकारी के लिए आपको बता दूं, भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 से लेकर 329 में चुनाव से संबंधित चुनाव से संबंधित प्रावधान कहाँ मिलेंगे? आर्टिकल 324 से 329 में। तो ये हमारा आज का विषय था। इसी प्रकार नेक्स्ट मैं आपको नए नए विषय पर चर्चा के लिए आमंत्रित करता रहूंगा। मैं आपसे जुड़ता रहूंगा, आपसे मिलता रहूंगा, और इस विषय पर मैं ज्यादा से ज्यादा आपसे कमेंट चाहता हूं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।